हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकुल वेबिनार। तो आज का हमारा जो सेशन है ये है डाउट क्लियरिंग को लेके। अभी तक जो हमारा ब्लॉग 1.1 से लेके 1.6 तक गया है उसको लेके हम लोग में जो भी डाउट आया था या जो भी डाउट्स मैंने रिसीव किए हैं आप लोगों से, उन डाउट्स को आज के ब्लॉग में हम क्लियर कर देंगे। तो मेरे पास जो डाउट्स आए वो अवेलेबिलिटी को लेके, स्केलेबिलिटी को लेके, रिलेबिलिटी को लेके। इसके बाद हमारा जो मीन टाइम बिफोर फेल्योर है नेटवर्क डिवाइसेस का, उसको लेके राउटर्स, स्विचेस या हब्स का मीन टाइम बिफोर फेल्योर क्या होता है। देन आफ्टर फिर टोपोलॉजीज में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, टोपोलॉजीज लाइक ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। एम आई करेक्ट? ओके। तो ये ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको भी हम लोग अभी देख लेंगे। और नेक्स्ट जो भी हमारे इस वीडियो को नए फॉलो कर रहे हैं या हमारे नए फॉलोअर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा ये जो पूरा सीरीज़ है ये कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड है, जिसपे हम इन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। CCNA, CCNP, CCI राउटिंग एंड स्विचिंग का, CCNA वॉइस, CCNA सिक्योरिटी को लेकर। देन आफ्टर फिर हम चले जाएंगे प्रोग्रामिंग्स में। प्रोग्रामिंग में हम सी और पाइथन लैंग्वेज को पढ़ेंगे और इनका एप्लीकेशन विंडोज़ और नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए कैसे किया जाता है वो देख लेंगे। उसके बाद हम सर्वर्स वगैरह को भी देखेंगे। तो अभी तो ब्लॉग काफ़ी पहले है, मीन्स काफ़ी अर्ली स्टेज में है। अभी 1.6 ब्लॉग ही है हमारा, मतलब कि 6 ब्लॉग बने हैं इस सीरीज़ के। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कराता हूँ, तो उनके लिए अलग से ब्लॉग्स आती हैं, तो आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना कोई समय गवाए आज का ब्लॉग हम लोग सब शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा तक क्या था? हमारा सबसे पहला टॉपिक था अवेलेबिलिटी का। ये क्या अवेलेबिलिटी क्या होता है? अवेलेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि मेरा नेटवर्क कितने समय के लिए अवेलेबल रहा। मानो एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है ना, कि एक नेटवर्क कैसे होता है। ये मान लो मेरे सिस्टम्स लगे हुए हैं। सिस्टम्स हमारे किससे कनेक्टेड होते हैं? स्विचेस से, राइट। और ये स्विच हमारा कनेक्टेड है राउटर से। ये हमारा राउटर है एंड राउटर देन आफ्टर फिर इंटरनेट से कनेक्टेड है। मान लो इस स्विच में कोई प्रॉब्लम हुआ या फिर इस जगह इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रहा है हमारा, ठीक है। इस नेटवर्क में मान लो कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ये कनेक्शन हमने लेके रखा हुआ है किसी भी ISP से, BSNL से, रिलायंस से, टाटा से, किसी से भी लेके रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये कनेक्शन मान लो इसमें मेरे को प्रॉब्लम मिल रहा है, आइदर हो सकता है लिंक में एरर ज़्यादा मिल रहा हो या फिर हमें बैंडविड्थ उतना नहीं मिल पा रहा हो या फिर लिंक डाउन ही हो, जिसके कारण क्या कि हम नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये नेटवर्क मेरा ना अनअवेलेबल कहलाएगा, ये अवेलेबल नहीं कहलाएगा। अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? अप टाइम इन मिनट्स। देखो इसको नोट कर लेना, ठीक है। अप टाइम इन मिनट्स और बटे होता है क्या, उसको डिवाइड करते हैं हम मिनट्स इन ईयर इंटू 100। ये ध्यान में रखना। अब अप टाइम क्या है? अप टाइम का मतलब जितने देर नेटवर्क मेरा अप रहा, यही ना। अप टाइम का मतलब जितने देर मेरा नेटवर्क अप रहा। नेटवर्क अप कितने देर रहा था? यहाँ पर देखो, साल में जितने भी मिनट हैं अगर उसको हम माइनस कर देते हैं जितना भी मेरा डाउन टाइम था, जितने देर नहीं रहा, तो ये मेरा अप टाइम निकलेगा। करेक्ट? ये मेरा अप टाइम है। तो देखो, साल में जितने भी मिनट्स हैं, मान लो XYZ कुछ भी मिनट्स हैं साल में, XYZ हम रख लेते हैं, XYZ मिनट है, और मेरा नेटवर्क हम मान के चल रहे हैं कि 15 मिनट के लिए डाउन हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरा क्या फिल हो जाएगा? 15। यहाँ पर मेरा 15 फिल हो जाएगा। एंड देन आफ्टर साल में जितने भी मिनट हैं XYZ, यहाँ पर है XYZ इंटू 100, ये मेरा क्या हो गया? अवेलेबिलिटी। ये मेरे नेटवर्क का अवेलेबिलिटी हो गया। यहाँ पर क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है अभी? ऑल क्लियर? तो इसको छोड़ दें अब हम। अवेलेबिलिटी समझ में आ गया पूरा। अवेलेबिलिटी को भी छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी पर आ जाते हैं सीधा। देखो, अब स्केलेबिलिटी पर आ जाते हैं। स्केलेबिलिटी एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है? स्केलेबिलिटी डिफाइन करता है कि तुम्हारा नेटवर्क जो मतलब कि फ्यूचर सिनेरियोज है उसको देख के बनाया गया कि नहीं। मान लो कि आज समझो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 यूज़र है। एक एग्जांपल हम तुमको बता रहे हैं, 100 यूज़र है अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ये एरो को कहाँ से हटाएं? इधर से चला एरो को। मेरा नेटवर्क स्केलेबल है नहीं, ये बता रहा है कि मेरा नेटवर्क स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब क्या कि वो फैल सकता है कि नहीं, ठीक है ना। स्केलिंग का यही मतलब है, ठीक है, कि वो मतलब कि हम उसको माप, मतलब कि उसका माप बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, हमको ये देखना है। अभी मान लो कि एक मेरा करंट सिनेरियो था। करंट सिनेरियो के हिसाब से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में समझो कि 20 यूज़र हैं करंट सिनेरियो के हिसाब से, और हमको 20 यूज़र
हमको जब भी बोला गया कि 20 यूज़र आने वाले हैं, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन जब नया खोल रहे हैं 20 यूज़र रहेंगे यहाँ पर, तो 20 यूज़र के हिसाब से हम अपने नेटवर्क इक्विपमेंट को नहीं परचेस करेंगे। हम जब भी परचेस करेंगे ना, जब भी मेरे पास इस तरह के क्वेरी आएंगे ना कि अभिषेक देखो 20 यूज़र रहेंगे हमारे, तो आप दो कोटेशन, आपको क्या क्या चाहिए IT को रन करने के लिए। तो हम 20 यूज़र पहले, सबसे पहले क्या पूछेंगे, सबसे पहले ये पूछेंगे कि सर नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स का फोरकास्टिंग क्या रहेगा। ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट 2 साल या 3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ये 5 साल या 8 साल भी हो सकता है, उसके लिए हम फोरकास्टिंग लेंगे। ठीक है, कि उस समय कितना यूज़र हो सकता है हमारा, या फिर इमीडिएट कितना यूज़र बढ़ेगा, उस हिसाब से हम अपने इक्विपमेंट्स को प्लान करेंगे। अगर मान लो हम उस हिसाब से अपने इक्विपमेंट्स को प्लान नहीं करते हैं, तो देखो नुकसान क्या क्या हो सकता है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। मानो यहाँ पर कि ये 20 यूज़र के लिए हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है ना, 20 यूज़र हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले हैं। 20, वो 100 वाला एग्जाम्पल पहले हो गया, ठीक है, भूल जाओ उसको, अब ये 20 वाला एग्जाम्पल ही रहने देते हैं। ठीक है ना, अभी 100 वाले एग्जाम्पल के लिए मेरे को 2 स्विच करके दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा और माउस से ड्रॉ करना पड़ता है, छोड़ दो भी। तो ये मान लो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने यूज़र हैं, 20। अब 20 यूज़र के लिए स्विच तुम्हारा देखो 24 पोर्ट का भी स्विच आता है, 48 पोर्ट का भी आता है, राइट। तो हम 24 पोर्ट का अगर स्विच लेंगे मान लो, तो मेरे को कोस्टिंग भी कम हो जाएगा, कोस्टिंग कम गिरेगा, और दूसरा फ़ायदा हमको क्या हो जाएगा कि प्राइस भी कम गिर जाएगा। तो इसमें हमको फ़ायदा क्या हो गया, कोस्टिंग भी कम हो गया और प्राइस भी कम हो गया। हमको लगेगा क्या कि अगर हम 24 पोर्ट का स्विच ले रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचा रहे हैं, बुद्धिमानी हो रहा है, लेकिन नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो तुमको पता होगा जब भी तुम कोई सामान ना थोक में लेने जाते हो ना, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ना। खुदरा सामान लेने जाओगे ना तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो 24 पोर्ट का जो स्विच होता है और 48 पोर्ट का स्विच होता है, इसका दाम का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं हो जाता है कि अगर 24 पोर्ट का स्विच तुम 20,000 में लिए हो, ठीक है, तो 48 पोर्ट का स्विच का तुमको 40,000 पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 24 पोर्ट का स्विच अगर तुम 20,000 में लिए हो, तो तुमको 28,000 से 29,000 के बीच में 48 पोर्ट का भी स्विच मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अभी क्या, हम 24 पोर्ट का मान लो स्विच ले रहे हैं, और 6 महीना, 8 महीना या 10 महीना में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में और 5 बंदे ज्वाइन कर लेते हैं, या मान लो 3 बंदे भी ज्वाइन किए हैं, समझो 3 बंदे भी ज्वाइन किए। तो ऐसा नहीं ना कि स्विच का 20 पोर्ट यूज़र के पास चला गया तो 5 पोर्ट फ्री हो जाएगा, सॉरी, अगर 20 पोर्ट यूज़र के पास चला गया तो 4 पोर्ट फ्री हो जाएगा, जरूरी नहीं है। एक पोर्ट तुम्हारा राउटर में चला गया, एक पोर्ट तो राउटर में चला गया, हो सकता है 3 पोर्ट तुम्हारे अलग अलग सर्वर्स वगैरह के लिए एलोकेट करके रखे हुए हों, तो मतलब क्या, हम बाकी यूजर्स को अब दे नहीं सकते हैं। तो अब 6 महीना के बाद या साल भर के बाद हमको नया स्विच लेना पड़ेगा। एक स्विच का कॉस्टिंग मेरे को कितना पड़ गया था, 20,000 रुपया। अभी दूसरा स्विच जो लेंगे वो हो जाएगा कितना, अब लेके दोनों स्विच का 40,000 हो जाएगा, अगर हम फिर से ये वाला लेते हैं तो इसका क्या मतलब कि ये जो हम तभी सोच रहे थे शुरू में कि कॉस्टिंग को हम घटा रहे हैं, कॉस्टिंग क्या घटा, नहीं घटा ना, कॉस्टिंग इनफैक्ट बढ़ गया मेरा। और दूसरा चीज, परेशानी जो हुआ वो अलग, क्योंकि तुम ऑर्डर करोगे, पहले तो अप्रूवल लोगे, ऑर्डर करोगे, डिवाइस तुम्हारे पास आएगा, उसका इंस्टॉलेशन वगैरह ये सब भी तो है। उसके बाद बाकी तुमने केबलिंग वगैरह करा के रखी होगी या नहीं रखी होगी, वो भी अलग है फिर। तो मतलब क्या, अगर हम पहले ही फोरकास्ट कर लेते कि ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि आज 20 यूज़र है, लेकिन हमको लग रहा है कि अगला 2 साल 3 साल या 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन और 10 से 15 यूज़र और नया लाएगा, ठीक है, तो मेरे लिए बेटर रहता ना कि हम ये 48 पोर्ट का स्विच पर ही चले जाते। अभी ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुमको 24 और 48 में ही चूज करना है। मेरे बोलने का मतलब है कि तुमको एक वाइज डिसीजन लेना है, समझ रहे हो ना, एक वाइज डिसीजन तुमको लेना है कि तुमको नेटवर्क को अपना इस तरह से बनाना है कि वो स्केलेबल रहे। इन केस अगर उसमें कुछ नया डिवाइस ऐड करना रहे या फिर तुम्हारा नया यूजर्स ऐड करना रहे, सिर्फ यूज़र का ही बात नहीं है, बात है डिवाइस का भी। तो अगर मान लो नया डिवाइस ऐड करना रहे, तो तुम ना, मतलब कि तुम्हारा नेटवर्क वो लेने के लिए कैपेबल हो। अब ऐसा नहीं कि अब डबल हो गया या 4 टाइम्स बड़ा हो गया नेटवर्क, तुम्हारा ग्रो कर गया, तुम बोलोगे कि नहीं पुराने मतलब कि पुराने इक्विपमेंट से यूज है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं ना, 30-40% तक जो चेंजेस होते हैं, वो लेने के लिए कैपेबल रहे नेटवर्क, तुमको उस तरह से सोच के चलना है। एक तुमको लास्ट टाइम हम बेटर एग्जाम्पल भी बताए थे इसके लिए, वो एग्जाम्पल पर एक बार फिर से आते हैं। चलो, ये स्विच का देख लिया। अभी मान लो एक यहाँ पर है क्या, हमारा राउटर,
ठीक है ना? हमको जब ये शुरू हुआ था तो 20 यूज़र था ऑर्गेनाइज़ेशन में। तो ये 20 यूज़र जब ये ऑर्गेनाइज़ेशन में थे, तो मुझे ना 2 पोर्ट का राउटर इनफ लग रहा था। मान लो कि मुझे तभी लग रहा था कि 2 पोर्ट का राउटर, 1 पोर्ट इधर, 2 पोर्ट का राउटर मेरे लिए इनफ है। 1 पोर्ट मेरा कहाँ चला जाएगा? ये जो हम मान लो कि रिलायंस से मान लो सर्विस ले रहे हैं, ठीक है? तो 1 पोर्ट चला जाएगा मेरा रिलायंस को कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा पोर्ट मेरा जो लोकल स्विच लगा हुआ है ना, लोकल स्विच लगा हुआ है, और ये स्विच कनेक्टेड है यूज़र से, कनेक्टेड है ना यूज़र से, ये स्विच यूज़र से कनेक्टेड है। तो ये स्विच सब यूज़र से कनेक्टेड है। तो एक पोर्ट हमारा चला गया इस स्विच को कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा पोर्ट चला गया हमारा सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करने के लिए। और हमको आज के हिसाब से लगा चलो सही है, ठीक है, 2 पोर्ट का है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि 2 साल के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, या 5 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करे, तभी क्या हो, तभी हमें ये बोला जाए कि ये 20 एमबीपीएस का जो लिंक हम लोग लेके रखे हैं वो इनफ नहीं है। यूज़र बढ़ जाएगा तो लिंक भी बढ़ाना पड़ेगा, लिंक का साइज़ भी तुमको बढ़ाना पड़ेगा। बोला जाए कि मान लो कि एक और लिंक खोजना है, लेकिन ऐसा करो कि एक लिंक ना हम रिलायंस से नहीं लेंगे, क्योंकि रिलायंस से हमारा ऑलरेडी एक लिंक चल रहा है। तो हम एक लिंक ना किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से ले लेंगे, सो दैट अगर इसमें कोई डाउन टाइम आता है तो मेरा कम से कम ये नेटवर्क तो अप रहेगा। मतलब कि मेरा नेटवर्क चलता हुआ रहेगा, थोड़ा स्लोनेस होगा बट काम तो चलेगा कम से कम। डाउन होने से अच्छा है कि थोड़ा स्लो ही हो जाए उस समय में। तो अभी ये मान लो कि ये हम सर्विस प्रोवाइडर लिए, ये हम लिए टाटा से, ठीक है। टाटा वाले यहाँ पर केबल वेबल सब कुछ लेके खड़े हैं, आ गए हैं आपके गेट पर, बोल रहे हैं कि भैया बताइए कि आप लगाना कहाँ है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि राउटर में मेरा क्या है, पोर्ट ही नहीं है। और अभी क्या करोगे? देखो, राउटर कॉस्टली आते हैं, स्विचेस थोड़ा सस्ते आते हैं, बट राउटर्स थोड़े कॉस्टली आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मान लो कि ये राउटर तुम्हारा 50,000 का है, ठीक है, और अब इसमें तुम देख रहे हो कि पोर्ट ही नहीं है। तो ऑप्शन वैसे रहता है, राउटर्स में स्लॉट रहते हैं, वैकेंट स्लॉट रहते हैं, ठीक है, जिनमें तुम बाद में पोर्ट खरीद के लगा सकते हो। बट अगर मान लो वैसा कोई प्रोविज़न ना रहा तो क्या करोगे फिर? तो इसका मतलब क्या कि जब हम डिवाइस खरीदे थे, जब हम जिस समय में डिवाइस खरीदे थे, इस राउटर को हम जब भी खरीदे थे, तभी हम ये दिमाग नहीं लगाएं कि नेक्स्ट कभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगा ना, किसी और पोर्ट का ज़रूरत पड़ जाएगा मुझे, तो हम क्या करेंगे, या नेक्स्ट जब भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा उस समय हम क्या करेंगे इसमें। तो ये डिफाइन, मतलब कि ये जो है ना, नेटवर्क का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक काफ़ी तुम्हारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्केलेबिलिटी, रिलेबिलिटी तो ऑब्वियसली है ही तुम्हारा, उसके पहले हम लोग जो अवेलेबिलिटी देखे, अवेलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तुम्हारा, फ्यूचर को देख के डिसाइड करना है यहाँ पर हमें, ठीक है ना, कि हमारा मतलब कि नेटवर्क का फ्यूचर क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के हिसाब से सामान खरीद लिए, उस हिसाब से नहीं खरीदना है हमें, हमें फ्यूचर देख के यहाँ पर परचेस करना है। सही है? तो ये तुम्हारा स्केलेबिलिटी भी कंप्लीट हो गया, उधर अवेलेबिलिटी भी कंप्लीट हो गया। अभी देखो, अब आ जाते हैं हम रिलेबिलिटी में। रिलेबिलिटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न है, और इस पे भी तुम लोगों का डाउट था, तो चलो रिलेबिलिटी भी कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताना कि ये जो हमारे रिलेबिलिटी में हम जब आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न आ जाता, एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है, एक्चुअली में कंसर्न नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये देखो, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर्स, एमटीबीएफ ये देख रहे हो ना, एमटीबीएफ। तो एमटीबीएफ का मतलब होता है ना कि कोई भी डिवाइस ना कितने समय तक चल सकता है, ठीक है, मतलब कि बिना रुके वो कितने समय तक चल सकता है। उसके बाद मे बी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, या फिर एक माइनर ग्लिच या फेल तुमको मिले, ठीक है। तो तुमको पता है इथरनेट हब जो होता है ना, नेटवर्क डिवाइसेस ना, एच- ये जो इथरनेट हब है ना, इसका एमटीबीएफ कितना होता है पता है? इसका एमटीबीएफ होता है करीब करीब 120 साल का। 120 साल, समझ रहे हो, आदमी नहीं जीता है इतना। मतलब क्या, इथरनेट हब इतने समय तक काम कर सकता है। तो नेटवर्क डिवाइसेस जितने भी होते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि डिपेंडेबल होते हैं, तुम उन पर भरोसा कर सकते हो। उनकी हार्डवेयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तुम भरोसा कर सकते हो उन पर। रिलेबिलिटी वही है, रिलेबिलिटी एक्चुअली में ये बताता है ना कि तुम अपने डिवाइसेस पर कितना ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। तुम्हारे जो भी स्विचेज़ हैं, तुम्हारे स्विचेज़ हैं, पीसी है, राउटर्स हैं, इन सभी पर तुम कितना ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, और इनके फेल होने के चांसेस कितने हैं। तो फेल होने के जो चांसेस होते हैं ना, उनको ही हम मेज़र करते हैं एमटीबीएफ में। स्विचेस का तुम्हारा 120 साल का सॉरी, हब्स जो होते हैं, इथरनेट हब्स जो होते हैं, उनका 120 साल का आसपास का होता है। उसके बाद फिर तुम्हारा जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस का करीब करीब 13 साल का होता है, और राउटर्स का भी इतना ही होता है करीब करीब।
तो ये रिलेबिलिटी कंप्लीट हो गया। रिलेबिलिटी में कोई डाउट हो रहा है तुम्हें? रिलेबिलिटी क्लियर है यहाँ पर? तो रिलेबिलिटी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसमें ये चीज़ हम लोग का ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हम जो भी डिवाइस को रन कर रहे हैं, वो उनका जो आदर्श मतलब कि बोलो तो एनवायरनमेंट है, उसमें ही रन होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि भाई धूल में डाल दिए हैं राउटर को, बोल रहे हैं कि ठीक है, अरे राउटर तो मेरा यार 5 साल में ही खराब हो गया या 5 दिन में खराब हो गया, ऐसा नहीं। राउटर को यूज़ करने का जो भी इन्वायरमेंट एक होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब कि तुम्हारा जो भी डेटा सेंटर हो, क्लीन हो, डस्ट नहीं हो, डस्ट फ्री रहे तुम्हारा। तो एक डेटा सेंटर में ना इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है? तुम्हारा डस्ट सेंसिंग के लिए अलग से इक्विपमेंट्स रहते हैं यहाँ पर, वाटर सेंसिंग के लिए अलग से इक्विपमेंट्स रहते हैं, फायर वगैरह को सेंस करने के लिए या फिर स्मोक को सेंस करने के लिए अलग से सेंसर्स रहते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे सेंसर से मिलके बना हुआ रहता है। इवन तुम्हारा मतलब कि रोडेंट रिपेलेंट वगैरह भी लगा हुआ रहता है। रोडेंट रिपेलेंट होता है ना कि जैसे कि माउस वगैरह होते हैं ना, उसको हम भगाते हैं। हाँ, इससे होता क्या है ना कि अल्ट्रासोनिक रोडेंट रिपेलेंट जो होता है ना, भगाने का मतलब ये थोड़ा कि मार देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें होता क्या है कि जैसे कि तुम्हारा अलग-अलग रिपीटर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है? इनका काम क्या रहता है ना, ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करते हैं और वो ना जो रोडेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो कीड़े-मकोड़े या चूहे वगैरह, उनको ये साउंड ना बहुत तकलीफ़देह फ़ील होती है। तो वो ना ये एरिया को छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं रहते हैं इधर। तो इस तरह के बहुत सारे सेंसर्स मतलब कि यूज़ होते हैं। 1-2 नहीं, तुम्हारा स्मोक डिटेक्टर वगैरह भी बहुत सारा हमारा यूज़ होता था। तो बहुत कुछ हम लोग यूज़ करते थे उस समय में डेटा सेंटर में। तो क्या पूरा शुरू से पूरा टोपोलॉजी कर दें क्या? ओके, चलो ठीक है। देखो, टोपोलॉजी क्या होता है ना, टोपोलॉजी ये बताता है कि मेरा नेटवर्क डिज़ाइन कैसा है। सिंपल वर्ड में बोल रहे हैं, ठीक है? मेरा नेटवर्क डिज़ाइन कैसा है। नेटवर्क डिज़ाइन का मतलब क्या? कि डिवाइसेस कहाँ पर प्लेस्ड हैं। तुम जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक नेटवर्क डायग्राम रहेगा। अब एक ही बंदा तो ज़िंदगी भर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है। बहुत बार होता भी है ऐसा, बट नॉर्मली मान के चलो नहीं होता है। तो होता क्या है कि अब किसी भी दूसरे बंदे को तुम चार्ज दोगे, तो उसको क्या बताओगे, कहाँ पर क्या-क्या कैसे लगा हुआ है? अभी ऐसा तो नहीं बताओगे, अच्छा ठीक है उधर चले जाइए, 2 घर के बाद वहाँ पर लगा हुआ है, एक ठो स्विच लगा हुआ है, वो केबल ठो उसका नीचे से तार सब आया हुआ है ज़मीन से, यही देखो यहाँ पर खोदे थे, ठीक है, तो इधर से पार किए थे। ऐसे तो नहीं बोलोगे। होता क्या है कि एक तुम्हारा डायग्राम बना हुआ रहता है, वो डायग्राम में तुम्हारा हर कुछ मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे कि मेरा राउटर है, राउटर से मेरा मान लो स्विच में कनेक्टिविटी, कोर स्विच में कनेक्टिविटी आया है। अभी कोर स्विच से मेरा मान लो कि अलग जो मेरा एक्सेस स्विच है, एक्सेस स्विच में कनेक्टिविटी आया है। इस एक्सेस स्विच से मेरे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ठीक है ना? और मेरा जो कोर स्विच है, कोर स्विच से फिर मेरे सर्वर्स कनेक्टेड हैं। इस तरह से हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसी तरह से नहीं करते हैं। फिर मान लो तुम्हारे और भी एक तुम्हारा आईएसपी को, ये एक किसी आईएसपी को कनेक्शन गया हुआ है, दूसरा इधर कोई आईएसपी को कनेक्शन गया हुआ है, मान के चलो, ठीक है? और तुम्हारे मान लो कि और भी और 2 आईएसपी, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। देखो तब बहुत पैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो 2 कनेक्शन और इधर से है, ठीक है ना? इस राउटर से, और मान लो कि ये भी तुम्हारा इसी कोर स्विच पर आ रहा है। ये मान लो तुम्हारा मेरा पूरा सिनेरियो है। ये क्या दिखा रहा है? ये मेरा दिखा रहा है जो मेरा फिजिकल डायग्राम है ना, ठीक है? मतलब कि फिजिकल टोपोलॉजी है जो है फिजिकल इंटरकनेक्शंस। फिजिकल इंटरकनेक्शन किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है हमारा। फिजिकल इंटरकनेक्शन ऑलवेज ये हमेशा ध्यान में रखना कि फिजिकल टोपोलॉजी जो होती है वो लॉजिकल टोपोलॉजी से डिफरेंट होती है। ये मैंने पहले भी बता दिया। लॉजिकल बहुत बार फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी सेम हो सकता है, लेकिन बहुत बार इसमें बहुत चेंजेस भी हो सकता है। तो फिजिकल टोपोलॉजी हमारा ये बताता है कि डिवाइसेस और जो केबल्स हैं वो किस तरह से अरेंज किए हुए हैं। मान लो डिवाइस लगा हुआ है, ये मान लो स्विच है, उसके बाद फिर एक स्विच है, यहाँ पर मेरा राउटर है, यहाँ पर कुछ डिवाइसेस लगा है, यहाँ पर कुछ डिवाइसेस लगा हुआ है। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारा, ये कहलाया क्या हमारा फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी होता है कि अगर मान लो तुम्हारा कोई होस्ट डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है, आइदर हो सकता है ये इस तरह से कर रहा हो, मतलब कि उसे या तो सेम नेटवर्क में जाना हो या फिर उसे बाहर इंटरनेट की तरफ जाना हो, तो डेटा फ्लो किस तरह से होगा। लॉजिकल टोपोलॉजी ये बताता है कि डेटा फ्लो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हो रहा है। ये समझ रहे हो ना? फिजिकल टोपोलॉजी बता रहा है कि फिजिकल जो डिवाइसेस हैं उनका लेआउट क्या है, केबल्स हो गए या डिवाइसेस हो गए, नेटवर्क डिवाइसेस हो गए हमारे, उनका लेआउट क्या है, वो किस तरह से अरेंज करके रखे हुए। और लॉजिकल टोपोलॉजी हमारा बता रहा है कि डेटा फ्लो किस तरह से हो रहा है, ठीक है? देखो अभी फिजिकल और लॉजिकल में क्या अंतर है ये समझ लेते हैं हम लोग। तो
सबसे पहले हम लोग फिजिकल टोपोलॉजी जब भी देखे थे तो हम लोग स्टार देखे थे ना। चलो हम स्टार का ही एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो मेरा हब है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा हब है, और हब से मेरा सिस्टम्स कनेक्टेड है। मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, यहाँ पर भी एक सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है हमारा, ठीक है। ये देखने में हमको कैसा लग रहा है? फिजिकल स्टार, तो ये फिजिकल स्टार टोपोलॉजी है, फिजिकल स्टार टोपोलॉजी देखने में लग रहा है। बट तुमको ध्यान में अभी इसका लॉजिकल, लेकिन अगर हम लॉजिकल टोपोलॉजी के ऊपर जाएंगे ना, तो लॉजिकली ये है तुम्हारा रिंग टोपोलॉजी। तो लॉजिकल क्या है? लॉजिकल रिंग टोपोलॉजी है। फिजिकल क्या है? स्टार टोपोलॉजी। लॉजिकल है रिंग टोपोलॉजी। कैसे, ये भी समझ लेते हैं, चलो देख लेते हैं। हब जब हम ये देख रहे थे ना, बस टोपोलॉजी देख रहे थे, सॉरी ये रिंग लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये एक्चुअली में होगा बस। इसको मेरे को डिलीट, पूरा ही डिलीट हो गया, तो मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया। ये मेरा हब है, और हब कनेक्टेड है मेरा, तुम्हारा यहाँ पर एक डिवाइस है, 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 यहाँ पर एक डिवाइस है मेरा। तो ये दिखने में हमारा फिजिकल स्टार लग रहा है, फिजिकल टोपोलॉजी का क्या लग रहा है? स्टार लग रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन लॉजिकल अगर हम जाएंगे तो लॉजिकल ये बस की जैसा है। क्यों है ये हम लोग देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी जब भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो क्या होता था उसमें? एक हमारा सेंट्रल बस होता था, सेंट्रल बस होता था ना, और उस सेंट्रल बस में टैप्स लगे हुए थे, ठीक है ना। और इस टैप से जो केबल निकलते थे हमारे, वो केबल हमारे किस में जाते थे? डिवाइसेस पे जाते थे। ऐसा ही होता था ना। और यहाँ पर एक टर्मिनेटर लगा हुआ रहता था, यहाँ पर एक टर्मिनेटर लगा हुआ रहता था। इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता था? CSMA-CD बताया था, याद है? CSMA-CD, CSMA-CD याद है? भूल गए? कोई ना, चलो CSMA-CD पहले कर लेते हैं। देखो CSMA-CD क्या होता है, इसका पूरा नाम है तुम्हारा करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये याद रखना, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। और CD हो गया कॉलिजन डिटेक्शन, ठीक है। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। तो करियर क्या हो गया? करियर हो गया मेरा, ये करियर है, ये करियर है ना। करियर पहले बोले थे कि करियर कोई भी तुम्हारा नेटवर्क केबल जो है उसको हम करियर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया करियर। करियर सेंस मतलब क्या? करियर को सेंस करता है, ठीक है ना, सूंघता है, ठीक है, नाक से हम लोग सूंघते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। तो ये करियर को सूंघता है जस्ट, ठीक है, करियर को सेंस करता है। मल्टीपल एक्सेस क्यों है? मल्टीपल एक्सेस है क्योंकि एक ही मेरा करियर है और इसको मल्टीपल डिवाइसेस एक्सेस कर रहे हैं एक साथ। समझ रहे हो ना? एक ही करियर है, उसको मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हो गया करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CD क्या हो गया? कॉलिजन डिटेक्शन। कॉलिजन डिटेक्शन क्यों होता है? कि मान लो कि एक ही समय में मान लो कि इसमें क्या है, बस टोपोलॉजी में होता क्या है कि एक ही समय में कोई भी डिवाइस डेटा ट्रांसमिशन शुरू कर सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। तो एक ही समय में मान लो कि ये भी डिवाइस अपना डेटा कुछ भेजा और ये भी अपना कुछ भेजा, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर टकरा गया सिग्नल, और क्या हो गया? सिग्नल मेरा डिस्टॉर्ट हो गया। तो अगर मेरा सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जा रहा है मानो, तो क्या होगा कि एक जैम सिग्नल जो है ना वो सभी सिस्टम्स तक पहुंचेगा, और सिस्टम्स को ये पता चलेगा कि कोलिजन हुआ है। तो ये क्या हो गया मेरा? कोलिजन डिटेक्शन। मतलब क्या? सिस्टम डिटेक्ट कर रहे हैं कोलिजन हुआ है। सिस्टम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? कि कोलिजन हुआ है। अगर कोलिजन हुआ, मान लो कि कोलिजन हुआ, तो होगा क्या कि जो भी डिवाइस हैं इस सिस्टम पे, जो भी डेटा ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं उस समय, जिनको नहीं करना है, मानो कि इस बंदे को कुछ ट्रांसफर नहीं करना है, तो ये बस्ती से अपना सोएगा सोफा लगा के, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोलिजन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर मान लो कि इसको कुछ ट्रांसमिट करना था, इसको कुछ ट्रांसमिट करना था, दोनों को ट्रांसमिट करना था, दोनों को जैम सिग्नल मिला, मतलब क्या कि मेरा कॉलिजन का सिंपल सा मतलब है कि कॉलिजन अगर मिला, मतलब कि अब जब भी मैं भेज रहा हूं उस समय कोई और डिवाइस भी है नेटवर्क पर जो कि डेटा अपना भेजना चाह रहा है। समझ रहे हो ना? कि अगर मैं भेजना चाह रहा हूं तो इस समय में, इसी समय में कोई और भी डिवाइस है जो कि कुछ भेजना चाह रहा है। तो अगर ये दोनों मान लो कि फिर से डेटा ट्रांसमिशन इनिशिएट करते हैं, तो फिर से सिग्नल ये होगा, जैम सिग्नल आएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा ये सिग्नल। तो होगा क्या कि ये एक होल्ड डाउन टाइम पकड़ेगा, होल्ड टाइमर, इसको ले लो, होल्ड टाइमर, होल्ड टाइमर, ठीक है ना। ये क्या लेगा? एक होल्ड टाइमर लेगा। मान लो होल्ड टाइमर का कुछ भी वैल्यू है, समझो कि तुम्हारा 100 से 700 ms के बीच में इनको कोई भी रैंडम नंबर पकड़ना है,
ठीक है ना, 100 से 700 एमएस के बीच में कोई रैंडम नंबर पकड़ना है। इसके साथ भी वही है, 100 से 700 एमएस के बीच में इसको कोई रैंडम नंबर पकड़ना है, और जो भी नंबर ये लेगा, रैंडम जो भी नंबर लेगा, उतने देर तक ये अब होल्ड करेगा, उसके बाद ही ये डेटा ट्रांसमिशन शुरू करेगा। तो देखो तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर 2 डिवाइस है, मानो कि 20 भी डिवाइस है, तो यहाँ पर तुम्हारा कितने प्रोबेबिलिटी है, 100, 101, 102, 103, इस तरह से 700 तक, मतलब कि 700 चांसेस हैं, 700 प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। तो बहुत कम ऐसा चांस रहता है कि दोनों डिवाइस एक ही कोई होल्ड टाइमर को ले ले। बट अगर ले लिए तो हो सकता है कि दोनों उसी समय फिर से डेटा ट्रांसमिशन शुरू किया, फिर से जैम सिग्नल आएगा, फिर से होल्ड डाउन टाइमर को लेंगे वो। तो अभी क्या मान लो कि इसने यहाँ पर इस सीन में मान लेते हैं हम, ठीक है ना, कि इसमें 120 एमएस का लिया होल्ड टाइम, और इसने लिया 150 एमएस का होल्ड टाइम, ठीक है ना, इसने क्या लिया, 150 एमएस का होल्ड टाइम लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 120 एमएस के बाद ये डेटा ट्रांसमिशन अपना शुरू कर देगा, और ये 150 एमएस के बाद डेटा ट्रांसमिशन शुरू कर देगा। तो दोनों अपने अपने डेटा भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फिर। तो ये जो बस टेक्नोलॉजी है मेरा, वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है CSMA-CD को यूज़ कर रहा है। अभी आ जाओ यहाँ पर, जो हब रहता है ना, ये देख रहे हैं ना, हब जो है, हब भी एक्चुअली में ना ये बस की तरह ही काम करता है। मान लो इस डिवाइस को कुछ डेटा अगर भेजना होगा, ठीक है, तो वो डेटा कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। और ऑल्दो हब यहाँ पर है ना, तो हब में क्या होगा, हब इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी, ये रिप्लिकेट हो जाएगा हर जगह पर। बट एक कॉमन सेंस में बता रहा हूँ कि डेटा जो जाना है, ठीक है, इसमें भी तो वही हो रहा है, इसमें भी डेटा तो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, लेकिन जिसके लिए वो यूजफुल डेटा होगा वही उसको रखेगा, बाकी छोड़ देगा। ये मान लो डिवाइस ए है, ये बी है, अगर मान लो कि ये बी के लिए भेजा हुआ है, तो ये सब बोलेंगे नहीं यार, हमें मिला है लेकिन ये हमारे नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन अगर जब बी को मिलेगा तो बी इसको रख लेगा, जो भी डेटा हमने भेजा। तो ए से बी के बीच में देखो, ये एक तुम्हारा हब की तरह काम कर, ये बस की तरह काम कर रहा है, वही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। तो एक और चीज, CSMA-CD यहाँ पर भी यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कि कैरियर को तुम्हारे मल्टीपल डिवाइस एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। कैरियर क्या है मेरा, यहाँ पर भी देखो, अगर तो ये मान लो कि ये डिवाइस कुछ सिग्नल भेजा और ये डिवाइस कुछ सिग्नल भेजा, दोनों एक साथ अगर भेज दिए सिग्नल, तो वो दोनों डिस्टॉर्ट होगा, ठीक है। मैं भी सिग्नल ट्रेवल करके यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, और ये भी भेजा हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा ना हमारा। तो मतलब क्या कि यहाँ पर भी ये हब है, ठीक है। तो मतलब लिख दें क्या, समझी ना। हब का सिंपल सा काम तुम समझ के रखो कि हब का काम है कि इसके पास कोई भी पैकेट आया ना, तो ये क्या करेगा ना, जिस सोर्स से आया, मतलब कि इस पोर्ट से आया ना, तो इस पोर्ट को छोड़ देगा, बाकी सभी पोर्ट में भेज देगा, और इसका कोई काम नहीं है। कहीं भी हो सकता है कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है कि कोलिजन का मतलब अगर तो इसमें कुछ नहीं होना है, ठीक है, बट कोलिजन होगा तो एक जैम सिग्नल आएगा, जैम सिग्नल आएगा तो जो भी डिवाइस इस समय में ट्रांसमिट कर रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि नहीं, मेरे इस समय में जब भी मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ, कुछ और डिवाइस भी हैं जो कि ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। और क्या करेगा, ये दो, मान लो कि ए को भेजना था डेटा और उसी समय बी भी कुछ भेजा है, अगर ए को भेजना था डेटा और बी भी उसी समय कुछ भेजा है, तो क्या होगा, ए और बी दोनों होल्ड करेगा उस समय में, दोनों होल्ड पे। अभी मान लो इसको अगर कुछ भेजना ही नहीं रहेगा तो इसको क्या काम है, इसको कोई काम ही नहीं है। इसको भी अगर कुछ भेजना रहेगा तो ये तो ऐसे भी होल्ड पे पड़ा हुआ है, इसको तो कुछ भेजना ही नहीं है। लेकिन ए और बी क्या करेंगे, ए और बी रैंडम एक होल्ड टाइम चूज करेंगे, और होल्ड टाइम चूज करने के बाद क्या होगा, देन आफ्टर फिर जो भी इनका, इसका मान लो कि 200 एमएस हो गया, इसका मान लो 198 एमएस हो गया, तो ये लोग अपने अपने टाइम के बाद, होल्ड टाइम एक्सपायर करने के बाद, ये अपना डेटा भेजेंगे। क्लियर है। तो बस टोपोलॉजी में जो यहाँ पर हुआ है, वही चीज यहाँ मेरा स्टार में भी हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कि ये फिजिकली तो स्टार जैसा लगता है, बट लॉजिकली ये कैसे काम करता है, बस की तरह काम करता है। लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल टोपोलॉजी में अंतर क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है अब। तो लॉजिकल, देखो लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल टोपोलॉजी एक हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ना हो। अभी इसी बस में ही अगर हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका फिजिकल टोपोलॉजी भी बस है, लॉजिकल टोपोलॉजी भी बस है। रिंग में भी कुछ कुछ ऐसा फॉर्मेशन आता है कि लॉजिकल रिंग होता है, फिजिकल रिंग भी होता है, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि फिजिकली स्टार रहेगा बट लॉजिकली रिंग रहेगा, ये भी लास्ट टाइम बताए थे। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट तुम लोगों का दो टॉपिक था, क्या क्या,
एक था स्टार नहीं, ट्री टोपोलॉजी और एक हाइब्रिड टोपोलॉजी, राइट। तो उस पे आ जाते हैं। देखो ट्री टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार का मिक्सचर है। बस में क्या होता है, एक मेरा सेंट्रल बस रहता है ना, ये मेरा एक सेंट्रल बस है, इसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। इसमें टैप्स लगे हुए रहते हैं, टैप्स लगे हुए रहते हैं ना, और मान लो इस टैप से सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा ही होता है ना, टैप से सिस्टम कनेक्टेड रहता है। बट देखो अभी जब हम ट्री टोपोलॉजी बनाएंगे तो उसमें क्या होगा ना कि, इसको रुको, ये डायग्राम को ही थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक मिनट। मान लो ये हमारा बस है, ठीक है ना, ये हमारा तुम्हारा जो भी बैकबोन केबल है ना, ये मेरा बैकबोन केबल है, इसमें टैप्स लगे हुए हैं। समझो कि एक टैप इधर लगा हुआ है, एक टैप इधर लगा हुआ है, एक टैप इधर लगा हुआ है, तो इस तरह से टैप्स लगे हुए हैं, और इस टैप से हमारे केबल निकले हुए रहते हैं, और वो केबल मेरा सिस्टम्स में कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारा बस टोपोलॉजी हो गया। स्टार टोपोलॉजी में क्या हम लोग पढ़े थे, स्टार टोपोलॉजी में पढ़े थे कि डिवाइसेस जो है वो तुम्हारा सेंट्रल किसी नोड से जुड़ा हुआ रहता है, यही होता है ना स्टार टोपोलॉजी में। तो मान लो यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम है, और ये एक किसी सेंट्रल नोड के साथ जुड़ा हुआ है, ये हब है मेरा कोई, मान लो कि ये मेरा कोई हब है, और इससे ये सिस्टम जुड़ा हुआ है, 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 ठीक है। तो मतलब क्या कि ये जो मेरा बस है, इस बस से मेरा कनेक्टेड है एक स्विच, और उस स्विच से मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, या स्विच या हब जो भी बोलना है, ठीक है बोल दो, लेकिन हाँ स्विच और हब में बहुत अंतर होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। दोनों स्टार टोपोलॉजी को फॉर्म करता है, बट स्विच और हब का फंक्शनिंग में अंतर होता है, हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मान लेते हैं हम यहाँ पर ये हब लगा हुआ है, और ये मेरा क्या हो गया, सारे स्टार के फॉर्म में लगे हुए सारे डिवाइसेस। तो ये मेरा, ये जो है ये मेरा स्टार टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है। उसी तरह से मान लो कि यहाँ से भी केबल निकला हुआ है, ड्रॉप लाइन जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ से एक स्विच कनेक्टेड है, और इस स्विच से मेरे सिस्टम्स कनेक्टेड है, इस स्विच से मेरे सिस्टम्स कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा एक स्टार टोपोलॉजी बन गया, ये स्टार टोपोलॉजी है ना, और ये भी मेरा स्टार टोपोलॉजी है। बट यहाँ पर देखो ये दोनों स्टार टोपोलॉजी है, ये एक सेंट्रल बस से कनेक्टेड है या बैकबोन से कनेक्टेड है, तो मेरा बस प्लस स्टार बना। और देखो अभी इसको ट्री क्यों बोला जाता है, ट्री कैसे होता है, ट्री का भी फॉर्मेशन इसी तरह से होता है ना। एक तुम्हारा देखो ये मुख्य तना होता है पेड़ में, उसके बाद तुम्हारा उससे क्या होता है, शाखा निकला हुआ रहता है, शाखा निकला हुआ रहता है ना, और उसी से तुम्हारा उप शाखा निकला हुआ होता है, यही होता है ना। और उप शाखा में तुम्हारा जो भी पत्तियां वगैरह रहती हैं वो रहती है। यहाँ पर भी देखो उसी तरह से है, एक मेरा मुख्य तना है, मुख्य तना से शाखा निकला हुआ है मेरा, और जो शाखा है, शाखा से मेरा अलग अलग ये तुम्हारा पत्ती सब निकला हुआ है, उप शाखा बोलो, उसके बाद फिर पत्ती बोलो, जो भी बोलो। तो ये दिखने में, मतलब कि जस्ट देखने के लिए, ये दिखने में हमारा ट्री के जैसा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम हाइब्रिड टोपोलॉजी में आते हैं। देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी ना, हाइब्रिड टोपोलॉजी तुम्हारा ट्री का जो है ना, ट्री का ही एक्सटेंडेड रूप है। एक्सटेंडेड रूप मतलब क्या, ट्री में ही अगर मान लो तुम्हारा रिंग भी ऐड हो जा रहा है तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। तो हाइब्रिड में क्या, हाइब्रिड में तुम्हारा मेरा सारा टोपोलॉजी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये मेरा एक सेंट्रल बस है, या फिर मेरा एक सेंट्रल बैकबोन है, इससे मेरा देखो स्टार लाइक टोपोलॉजी बना हुआ है इस जगह पर, ये एक मेरा बस बन गया, एक यहाँ पर मेरा बस टोपोलॉजी आ गया ना, ये बस टोपोलॉजी, यहाँ पर मेरा स्टार टोपोलॉजी आ गया। और यहाँ पर जो मान लो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो तुम्हारा एक रिंग में मान लो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मेरा एक रिंग भी आ गया, तो मेरा स्टार आ गया, रिंग आ गया, और बस तो इसमें है ही। तो इसका मतलब क्या, जब हर टॉपिक, तुमको एक चीज तो पहले ही भी बता चुके हैं, ठीक है, कि मुख्य जो टोपोलॉजी है, फिजिकल मुख्य टोपोलॉजी जो है वो तीन ही है, बस है, स्टार है, और एक रिंग है, ठीक है। बस में कम्युनिकेशन कैसे होता है वो हम लोग देख लिए, स्टार में कैसे होता है, स्टार भी बस की तरह ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिकली तो ये बस की तरह ही काम करता है। अंतर सिर्फ यही हो जाता है कि ये जो बैकबोन है, बैकबोन का जो प्रॉब्लम था मतलब कि बस टोपोलॉजी में, कि इनकेस अगर बैकबोन फेल कर जाता है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, वो चीज़ इसमें सिर्फ ओवरकम हो गया है, सिर्फ वो प्रॉब्लम इसका ओवरकम हो गया। बट इसका अपना एक नया प्रॉब्लम हो गया कि अगर सेंट्रल नोड अगर मेरा डाउन हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम है। बट ये हमेशा ध्यान में रखना, अभी जब हम लोग थोड़ी देर पहले मीन टाइम बिटवीन फेल्योर पढ़ रहे थे रिलायबिलिटी में, तो हम लोग ये जाने थे कि ये जो हब और स्विचेस होते हैं ना, इनका अप टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इनका मीन टाइम बिटवीन फेल्योर जो है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि ये आसानी से फेल नहीं करते। बट केबल ना,
केबल में एक चांस रहता है कि वो ख़राब हो जाए, लेकिन ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, ये डिवाइसेस बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं अगर इनको एक मतलब कि आदर्श इन्वायरमेंट में रखा जाए तो बस हम लोग देख लिए, स्टार देख लिए। स्टार में फिर 2 प्रकार आ जाता है, स्टार का 2 प्रकार आ जाता है। एक तुम्हारा नॉर्मल स्टार हो गया और उसके बाद फिर आ गया क्या, एक्सटेंडेड स्टार। एक्सटेंडेड स्टार आ गया। उसके बाद क्या हो गया हमारा, एक रिंग टोपोलॉजी। रिंग में हमारा हो गया सिंगल रिंग, डुअल रिंग, दोनों आ गया हमारा। और एक जो मेश टोपोलॉजी हम बोलते हैं, मेश टोपोलॉजी एक्चुअली में कुछ नहीं है, मेश टोपोलॉजी है कि ये सारा टोपोलॉजी में ही यूज होता है। अगर इन सभी टोपोलॉजीज में एडेड अगर हम रिडंडेंसी डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मेश टोपोलॉजी। मान लो यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी बना हुआ है, तो ये ऐसे करके है ना, तो अगर मान लो कि हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो ये मेश बन गया हमारा। ये मान लो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में मान लो कि हमें लग रहा है कि ये केबल अगर डाउन हो जाएगा तो इस सिस्टम का आउटेज हो जाएगा, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, समझो। तो हम क्या करेंगे कि इस सिस्टम को भी एक दूसरे नोड के साथ कनेक्ट कर देंगे कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये मेरा कम्युनिकेशन जो है इस तरह से चला जाए। लेटेंसी बढ़ेगा बट मेरा काम चलो चल जाएगा उस समय के लिए, जब तक हम इसको रिस्टोर नहीं करते हैं। तो मेश टोपोलॉजी कुछ नहीं है, मेश टोपोलॉजी है यही सब जो टोपोलॉजी है, तुम्हारा रिंग हो चाहे तुम्हारा स्टार हो, उसमें अगर हम रिडंडेंसी को ऐड कर देते हैं तो हमारा मेश टोपोलॉजी बन जाता है। मेश टोपोलॉजी होता है 2 तरह से, एक हो जाता है हमारा पार्शियल मेश और दूसरा होता है क्या, फुली मेश। फुली मेश में क्या हो जाता है कि वहां पर हर एक डिवाइस नेटवर्क के दूसरे मतलब कि नेटवर्क के बाकी सभी डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है। तो अगर मान लो इस सिनेरियो का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा एक डिवाइस है, एक मिनट पेन में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सिनेरियो का बात कर रहे हैं तो इस सिनेरियो में मेरा केबलिंग किस तरह से, एक केबल इस तरह से गया, एक केबल इस तरह से गया, एक केबल इस तरह से गया है। मान लो अगर हम ऐसे यहाँ पर एक केबल जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बन गया मेरा पार्शियल मेश। पार्शियल मेश क्यों हुआ, क्योंकि इसमें तो रिडंडेंसी मिल गया बट इसको नहीं मिला, और नेटवर्क में मेरा तो ये सारा सिस्टम है। तो और अगर हम इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो भी ये पार्शियल रहेगा, क्योंकि एक चीज अभी भी बचा हुआ है। ये अगर हम इस सिस्टम को इसके साथ भी ऐड कर दे रहे हैं तो अब मेरा बन गया ये फुली मेश टोपोलॉजी। कोस्टिंग वगैरह का बात आ जाता है, नहीं तो हम लोग सब तो फुली मेश टोपोलॉजी ही यूज़ करते हैं, बट फुली मेश टोपोलॉजी में तुम्हारा इक्विपमेंट्स का खर्च भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि पोर्ट्स ज़्यादा लेने पड़ जाते हैं, और दूसरा तुम्हारा केबलिंग का भी खर्च बढ़ जाता है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी तुम लोगों को अभी समझ में आया या फिर इसमें भी कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर हो गया है? तो थैंक्स अ लॉट गाइस, आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे चैनल का नाम है गुरुकुल वेबिनार, और मैं टेलीग्राम ऐप पे भी हूँ। मेरे टेलीग्राम ऐप का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप मुझे मेरे टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा मैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सअप और मेरी ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी हुई है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।